हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो हिंद महासागर सीबेट है और कोबाल्ट समृद्ध अफानसी निकितिन सीमाउंट और एएन सीमाउंट अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण है, समुद्री कानून पर है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है, आंतरिक जल है और प्रादेशिक सागर है, सन्निहित क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और बंगाल की खाड़ी। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो हिंद महासागर के समुद्री तल का पता लगाने के लिए अधिकार का आर्थिक और कूटनीतिक पहल है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में भारत ने कोबाल्ट समृद्ध अफानसी निकितिन सीमाउंट सहित अपने अधिकार क्षेत्र से परे हिंद महासागर के समुद्र तल का अन्वेषण करने के अधिकार के लिए आवेदन किया था। इस क्षेत्र पर अधिकारों का दावा श्रीलंका द्वारा पहले ही कानूनों के एक अलग समूह के तहत किया जा चुका है। तो चलिए अब हम लोग अफानसी निकितिन सीमाउंट क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, एएन सीमाउंट मध्य भारतीय बेसिन में एक संरचनात्मक विशेषता 400 किमी लंबी और 150 किमी चौड़ी है, जो भारत के तट से लगभग 3000 किलोमीटर दूर स्थित है। लगभग 4800 किलोमीटर की समुद्री गहराई से यह लगभग 1200 मीटर तक बढ़ जाता है और यह कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज और तथा तांबे के भंडार से समृद्ध है। निष्कर्षण के साथ आगे बढ़ने के लिए इच्छुक पार्टियों देशों को पहले अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण आईएसए को अन्वेषण लाइसेंस हेतु आवेदन करना होगा। यह संगठन समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनसीएलओएस के तहत स्वायत्त रूप से संचालित होता है। ये अधिकार उन क्षेत्रों के लिए विशिष्ट है जो खुले सागर का हिस्सा है। विश्व के लगभग 60% समुद्र खुले सागर है और हालांकि विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा में समृद्ध माना जाता है, लेकिन निष्कर्षण की लागत तथा चुनौतियां निषेधात्मक है। तो चलिए अब हम लोग किन देशों को अन्वेषण लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत, फ्रांस, रूस, जर्मनी, चीन, सिंगापुर और यूके की राज्य स्वामित्व वाली तथा सरकार प्रायोजित दोनों कंपनियों ने खुले समुद्र में खनिजों की खोज के लिए अनुमति मांगी थी। तो चलिए अब हम लोग इसके लाइसेंस प्राप्त किया गया, आइए देखते हैं। तो देखिए, प्रशांत महासागर के लिए 4 लाइसेंस दिए गए हैं। हवाई और मैक्सिको के बीच क्लेरियन क्लिपरटन जोन तथा उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में मैगलन सीमाउंट 2 लाइसेंस हिंद महासागर रीच के लिए है, जबकि एक दक्षिणी अटलांटिक में रियो ग्रांडे राज्य हेतु है। तो चलिए अब हम लोग भारत के अन्वेषण अनुप्रयोग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एएन सीमाउंट के लिए आवेदन के साथ भारत ने 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले एक अन्य क्षेत्र का पता लगाने की अनुमति हेतु भी आवेदन किया है, जिसे पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की जांच के लिए मध्य हिंद सागर में कार्लसबर्ग रीच को कहा जाता है, जो हाइड्रोथर्मल वेंट के पास बड़े धूम्रपान माउंट है, जो कथित तौर पर तांबे, जस्ता, सोने और चांदी से समृद्ध है। तो चलिए अब हम लोग पिछले अन्वेषण प्रयास के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत ने पहले मध्य हिंद महासागर में 2 अन्य बड़े बेसिनों में अन्वेषण अधिकार सुरक्षित कर लिया है और समुद्री अन्वेषण तथा संसाधन मूल्यांकन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया है। भारत लगभग 2 दशकों में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ओशनियोग्राफी NIO और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT जैसे संस्थानों के माध्यम से समुद्र तल का अध्ययन तथा परीक्षण कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग समुद्र तल में खनन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, समुद्र तल में खनन में सतह से 200 से 6500 लीटर की गहराई तक है समुद्र तल में मूल्यवान खनिज भंडार निकालना शामिल है। इन खनिज भंडारों में तांबा, कोबाल्ट, निकल, जस्ता, चांदी, सोना और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसी सामग्रियां शामिल है। NIO ने 512 लीटर की गहराई तक गहरे समुद्र में खनन प्रणालियों का परीक्षण किया है और 6000 मीटर तक की प्रणालियां पर काम कर रहा है। समुद्र तल में खदानें स्थापित करना पहले भूमि आधारित खनन की तुलना में अधिक महंगा माना जाता था। पेट्रोलियम उद्योग के अंडर वाटर रोबोटिक्स में नवाचारों में समुद्र तल में खनन की संभावनाओं में सुधार किया है। तो चलिए अब हम लोग विभिन्न समुद्री क्षेत्र क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग आधार रेखा के बारे में देखते हैं। तो देखिए, आधार रेखा एक रेखा को संदर्भित करती है जो अक्सर समुद्र तट के साथ होती है, जो किसी राज्य के क्षेत्रीय समुद्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों जैसे कि इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र की बाहरी सीमाओं को मापने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती है। आमतौर पर यह आधार रेखा तटीय राज्य के कम पानी के निशान को प्रतिबिंबित करती है। ऐसे मामलों में जहां समुद्र तट गहराई से इंडेंटेड है, इसमें किनारे के करीब द्वीप है या महत्वपूर्ण स्थिरता प्रदर्शित करते हैं। इसके बजाय सीधी आधार रेखाएं स्थापित की जा सकती है। तो चलिए अब हम लोग इसके आंतरिक जल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, आंतरिक जल वे जल होते हैं जो आधार रेखा के भूभाग पर स्थित होते हैं और जिससे प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। प्रत्येक तटीय देश की अपने भूमि क्षेत्र की तरह है अपने आंतरिक जल पर पूर्ण संप्रभुता होती है। आंतरिक जल के उदाहरणों में खाड़ी, बंदरगाह, इनलेट, नदियां और यहाँ तक कि समुद्र से जुड़ी झीलें भी शामिल है। आंतरिक जल से इनोसेंट पैसेज के गुजरने का कोई अधिकार नहीं है। इनोसेंट पैसेज का तात्पर्य उन जल से गुजरना है जो शांति और सुरक्षा के प्रतिकूल नहीं है, हालांकि राष्ट्रों को इसे निलंबित करने का अधिकार है। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रादेशिक सागर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रादेशिक समुद्र अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील NM तक विस्तृत होता है। प्रादेशिक समुद्र पर तटीय देशों की संप्रभुता और न्यायाधिकार का क्षेत्र है। ये अधिकार न केवल समुद्री सतह पर बल्कि समुद्री आधार हवाई क्षेत्र तक विस्तृत होते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके सन्निहित क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो देखिए, सन्निहित क्षेत्र का विस्तार आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है। यह प्रादेशिक समुद्र और उच्च समुद्र के बीच स्थित एक मध्यस्थ क्षेत्र होता है। तटीय देशों को अपने क्षेत्र के भीतर राजकोषीय आव्रजन, स्वच्छता और सीमा शुल्क कानूनों के उल्लंघन को रोकने तथा दंडित करने का अधिकार होता है। प्रादेशिक समुद्र के विपरीत सन्निहित क्षेत्र पर संबद्ध देश का क्षेत्राधिकार केवल समुद्र की सतह और तट तल तक सीमित होता है। यह क्षेत्राधिकार वातावरण और वायुमंडल पर लागू नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग इसके अपवर्जक के आर्थिक क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो देखिए, प्रत्येक तटीय राज्य अपने क्षेत्रीय समुद्र से परे और उसके निकट आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर तक विस्तृत EEZ का दावा कर सकता है। EEZ के भीतर एक तटीय राज्य को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं: समुद्र तल और उपमृदा के सजीव अथवा निर्जीव प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण, दोहना, संरक्षण तथा प्रबंधन करने का संप्रभु अधिकार है। संबद्ध क्षेत्र के जल धाराओं और वायु से ऊर्जा के उत्पादन करने जैसी गतिविधियों का अधिकार है। प्रादेशिक समुद्र और सन्निहित क्षेत्र के विपरीत EEZ केवल उपयुक्त संसाधन अधिकारों की अनुमति देता है। यह किसी तटीय राज्य को बहुत सीमित अपवादों के अधीन नौवहन अथवा
ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित अथवा सीमित करने का अधिकार नहीं देता है। तो चलिए अब हम लोग महाद्वीपीय शिल्प के बारे में देखते हैं। तो देखिए, महाद्वीपीय शिल्प का तात्पर्य समुद्र के नीचे स्थित महाद्वीप के किनारे से है। महाद्वीप शिल्प का विस्तार महाद्वीप के समुद्र तट से एक ड्रॉप ऑफ बिंदु तक होता है, जिसे शिल्प अवकाश शिल्प ब्रेक कहा जाता है। ब्रेक से शिल्प गंभीर महासागरीय वाली द्वीप ओशियन फ्लोर की ओर विस्तृत होता है, जिसे महाद्वीपीय ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग हाई सीज के बारे में जानते हैं। तो देखिए, EEZ से अलग समुद्र की सतह और जल स्तंभ को हाई सीज कहा जाता है। इसे सभी मानव जाति की साझा विरासत के रूप में माना जाता है। यह किसी भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे है। देश इन क्षेत्रों में गतिविधियों का संचालन तब तक कर सकते हैं जब तक कि वे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो, जैसे कि पारगमन, समुद्री विज्ञान और समुद्र की सतह के नीचे की खोज है। तो चलिए अब हम लोग महाद्वीपीय शिल्प से संबंधित दावे और अन्वेषण अधिकार क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग महाद्वीपीय शिल्प पर विशेष अधिकार के बारे में देखते हैं। तो देखिए, देशों के पास उनकी सीमाओं से 200 नॉटिकल मील तक विस्तृत क्षेत्र पर विशेष अधिकार होते हैं, जिसमें अंतर्निहित समुद्र तल भी शामिल है। यह क्षेत्राधिकार संबंध क्षेत्र के भीतर संसाधनों की खोज और उनके दोहन की अनुमति प्रदान करते हैं। तो चलिए अब हम लोग महाद्वीपीय शिल्प विस्तार के बारे में जानते हैं। तो देखिए, समुद्र की सीमा से लगे कुछ राज्यों में 200 नॉटिकल मील से अधिक विस्तृत एक प्राकृतिक भूमि संरचना हो सकती है, जो उनकी सीमा को गहरे समुद्र के किनारे से जोड़ती है। इस विस्तार को महाद्वीपीय शिल्प के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम लोग विशेष प्रावधान के बारे में जानते हैं। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी के किनारे से लगने वाले देशों को अपने महाद्वीपीय शिल्प की सीमा पर दावा करने के लिए अलग मानदंड लागू करने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। उदाहरण विशेष प्रावधान का उपयोग करते हुए श्रीलंका ने अपने महाद्वीपीय शिल्प को 500 नॉटिकल मील तक विस्तृत करने का दावा किया, जो निर्धारित 350 नॉटिकल मील की सामान्य सीमा से अधिक है। तो चलिए अब हम लोग दावे के लिए तर्कसंगत समर्थक क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, 200 नॉटिकल मील से अधिक महाद्वीपीय शिल्प पर विशेष अधिकार का दावा करने के लिए संबंध देश को समुद्र के नीचे के मानचित्रों और सर्वेक्षणों द्वारा समर्थित एक विस्तृत वैज्ञानिक तर्क प्रदान करना होगा। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ISBA द्वारा नियुक्त एक वैज्ञानिक आयोग को प्रस्तुत की जाती है। यदि दावा आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो देश को विस्तारित महाद्वीपीय शिल्प के भीतर सजीव और निर्जीव दोनों संसाधनों की खोज करने तथा उनका दोहन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो चलिए अब हम लोग डीप सी माइनिंग का क्या महत्व है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, संसाधन की उपलब्धता गहरे समुद्र में खनन के माध्यम से तीव्रता से दुर्लभ होते जा रहे मूल्यवान संसाधनों का अन्वेषण किया जा सकता है। इन संसाधनों में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड और कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्ट शामिल है, जिनमें तांबा, निकल, कोबाल्ट तथा दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे खनिजों की उच्च सांद्रता होती है। समय के साथ स्थलीय भंडारों के समाप्त होने की दशा में गहरे समुद्र में खनन महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है। तकनीकी प्रगति गहरे समुद्र में खनन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास नवाचार और तकनीकी उन्नति के अवसर प्रस्तुत करता है। इसमें उच्च दाब, अंधेरे और निम्न तापमान जैसी विषम समुद्री परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम विशेष उपकरणों को डिजाइन करना शामिल है। कुशल और सुरक्षित खनन कार्यों के लिए रोबोटिक्स, दूर से संचालित वाहन, ROV तथा अंडर वाटर व्हीकल्स AUV ने उन्नति करना आवश्यक है।
आर्थिक क्षमता। गहरे समुद्र में खनन से माध्यम से संबंधित देश और कंपनियां एक महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। समुद्र तल से मूल्यवान खनिजों का निष्कर्षण आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है, रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है और करों, रॉयल्टी तथा संसाधन साझाकरण समझौते के माध्यम से राष्ट्रीय राजस्व में योगदान कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग डीप सी माइनिंग से संबंधित चिंताएं क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, समुद्री परितंत्र की क्षति। गहरे समुद्र में खनन करने से समुद्री परितंत्र को नुकसान हो सकता है। खनन से होने वाली क्षति में शोर, कंपन और प्रकाश प्रदूषण है। साथ ही खनन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ईंधन तथा अन्य रसायनों के संभावित रिसाव एवं फैलाव शामिल हो सकते हैं। यह समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। तलछट प्लम का निर्माण है। खनन से समुद्र तल पर महीन तलछट की उत्पत्ति हो सकती है, जिससे निलंबित कणों के प्लम का निर्माण होगा। खनन द्वारा मूल्यवान सामग्री के निष्कर्षण के पश्चात गाढ़ा तलछट के ढेर को कभी कभी वापस समुद्र में डाल दिया जाता है। यह प्रवाल और स्पंज जैसी फिल्टर फीडिंग प्रजातियों को नुकसान पहुंचा सकता है और कुछ अन्य प्राणियों को प्रभावित कर सकता है। समुद्र जीवों पर व्यापक प्रभाव। गहरे समुद्र में खनन से समुद्र तल को नुकसान पहुंचने के अतिरिक्त मछलियों की संख्या, समुद्री स्तनपायी जीवों और जलवायु को विनियमित करने में गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र की भूमिका पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। खुदाई और मापन। मशीनों द्वारा समुद्र तल की खुदाई और मापन गहन समुद्र की पारिस्थितिकी को बदल या नष्ट कर सकता है एवं गहन समुद्र में निवास करने वाली अज्ञात प्रजातियों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए अब हम लोग समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1982 क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, UNCLOS एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए एक नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह विश्व के महासागरों और समुद्रों में कानून एवं व्यवस्था की एक व्यापक व्यवस्था स्थापित करता है तथा महासागरों व उनके संसाधनों के सभी उपयोगों को नियंत्रित करने वाले नियम स्थापित करता है। यह इस धारणा को स्थापित करता है कि महासागर क्षेत्र की सभी समस्याएं आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं और इन्हें समग्र रूप से हल करने की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम लोग इसके अनुसमर्थन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, यह कन्वेंशन दिसंबर 1982 में मोंटेगो में जमैका में हस्ताक्षर के लिए आयोजित किया गया था। कन्वेंशन को 168 पार्टियों द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें 167 राज्य, 164 संयुक्त राष्ट्र UN सदस्य देश और संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक राज्य फिलिस्तीन, साथ ही कुक आइसलैंड तथा न्यू एवं यूरोपीय संघ शामिल है। अतिरिक्त 14 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है, जबकि भारत ने वर्ष 1995 में संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून का अनुमोदन किया था। अमेरिका अब तक ऐसा करने में विफल रहा है। तो चलिए अब हम लोग भारतीय कानून के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 के अनुसार सभी देशों, जहाजों, पनडुब्बियों और अन्य ऐसे वाहनों सहित युद्धपोतों के अलावा को क्षेत्रीय जल के माध्यम से सरल मार्ग का अधिकार प्राप्त होगा। सरल मार्ग यह वह मार्ग है जो भारत की शांति, अच्छी व्यवस्था या सुधार के लिए प्रतिकूल नहीं है। तो चलिए अब हम लोग अन्य ब्लू इकोनॉमी पहल क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सतत विकास हेतु ब्लू इकोनॉमी पर भारत नॉर्वे टास्क फोर्स और सागरमाला परियोजना
ओ स्मार्ट है और एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन है और राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति। तो चलिए आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, नियामक ढांचे में वृद्धि, जिम्मेदार और टिकाऊ गहन समुद्र में खनन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए नियमों तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को मजबूत करना आवश्यक है। इसमें शोर, कंपन और प्रकाश प्रदूषण के लिए कड़े दिशा निर्देश स्थापित करना, साथ ही खनन उप उत्पादों तथा रसायनों के प्रबंधन एवं निपटान के लिए सख्त प्रोटोकॉल शामिल है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है, खनन लाइसेंस देने से पहले संपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करना महत्वपूर्ण है। इन आकलनों में समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और आवासों को संभावित नुकसान के साथ साथ मछली की जीव संख्या एवं समुद्री स्तनधारियों पर दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समन्वय उपाय, गहन समुद्र में खनन गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी समन्वय उपायों को लागू करना महत्वपूर्ण रहे। इसमें ध्वनि और प्रकाश प्रदूषण को कम करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना, निलंबित करों के प्रसार को रोकने के लिए तलछट नियंत्रण उपायों को नियोजित करना एवं अपशिष्ट प्रबंधन व निपटान के लिए नवीन तरीकों का विकास करना शामिल हो सकता है। निगरानी और प्रवर्तक ने गहरे समुद्र में खनन कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव को ट्रैक करने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना आवश्यक है। नियमों के नियमित निरीक्षण और प्रवर्तक से पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है एवं किसी भी उल्लंघन के मामले में त्वरित हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।